करने जा रहे हैं अप्लाइड या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इस सब्जेक्ट का पूरा वेटेज क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ मैकेनिक्स, जिसकी मैकेनिक्स होती क्या है, क्या यूज है, क्या वेटेज है इस सब्जेक्ट का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बात करेंगे हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स है स्टडी ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ फोर्स। बच्चों टेंशन मत लेना, जितना भी होगा सारा का सारा कंटेंट मैं कराऊंगा, चाहे वो एसएससी जेईई लेवल का हो, चाहे इसरो साइंटिस्ट बी लेवल का हो, या बीएआरसी स्टाइपेंड ट्रेनिंग लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, मैं सारा इस कराऊंगा जितना भी सिलेबस, ठीक है। अब हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडीज। बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा ये, ठीक है। तो मैकेनिक्स क्या है कि बलों का अध्ययन जो किसी बॉडी में किसी भी शेप पर लग रहे हैं, किसी भी फिनोमिना पर लग रहे हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन किन तरीके से किया जाता है, तो हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा? स्टडी ऑफ फोर्सेस। क्या चीज? स्टडी ऑफ फोर्सेस। तो मेन कोर्स तो हमारा यही आ गया कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल। क्या होता है बल, बताएंगे इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग मैकेनिक्स का ब्रीफली क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। अप्लाइड मैकेनिक्स है, कैसी भी मैकेनिक्स ले लो। तो मैकेनिक्स जो होती है वो डिवाइड की गई है 3 पार्ट्स में। The first is engineering mechanics. इस applied word को यहाँ से रख कर दो, applied word नहीं, only mechanics आएगा। The first is engineering mechanics. The second is mechanics in rigid bodies. And the third is mechanics in fluid. बच्चों ये जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसको अभी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक, और डायनेमिक्स की भी 2 पार्ट हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। बच्चों अब बात करेंगे मैकेनिक्स के बारे में। तो मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडीज। अब फोर्स क्या है, बल क्या है, बल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या होता है बल? लेट अस कंसीडर ए बॉडी। मैंने कहा एक बॉडी है मेरे पास, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। इस पे एक ऐसा इफेक्ट लगा है जिसकी वजह से ये बॉडी इस मीन पोजीशन से यहाँ पे डिस्प्लेस हो गई। तो उस फिनोमेना को क्या कहेंगे? बल कहेंगे। वो बल किसी भी तरह का हो सकता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, वो बल हमारा कांटेक्ट फोर्स हो सकता है, आइदर वो बल हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स हो सकता है। ठीक, तो इस बॉडी पे जब हम कोई बल लगाएंगे तभी ये बॉडी यहाँ से आकर मोशन करेगी और अपनी पोजीशन में चेंज करेगी। ये मान लो इसकी पोजीशन 1 है एंड ये मान लो इसकी पोजीशन 2 है। तो बिना बल के इसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। बॉडी का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जो चेंज हो रहा है वो विदाउट फोर्सेस के पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। इसके बारे में भी हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे कि क्या होता है फोर्स। अभी हम लोग जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स का। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है हमारी? ये वो मैकेनिक्स है जो हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें एक पोर्शन है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब बॉडी एट रेस्ट। किसी ऐसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में चर्चा की जाएगी जो एट रेस्ट हो, जो रुकी हुई है, इस बॉडी एट रेस्ट। ये एक बॉडी है, एट रेस्ट है, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में चर्चा की जाएगी। अब बात करेंगे डायनेमिक्स पोर्शन की। क्या होता है डायनेमिक्स पोर्शन? डायनेमिक्स का मतलब होता है गति। और गति क्या होती है? गति होती है किसी बॉडी का टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करना। गति के भी 2 पार्ट डिवाइड किए गए हैं, डायनेमिक्स के भी 2 पार्ट डिवाइड किए गए हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स।
काइनेटिक्स क्या है? दोनों में देखो मोशन की गति की स्टडी होगी, बट कैसे? काइनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विद फोर्स, एंड काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्स। बच्चों क्या होता है बेसिकली डिफरेंस? मुझे समझ नहीं आया, मैं कैसे समझूंगा इसको? बच्चों देखो, एक पार्टिकल है जो ऑन रोड है और मूव कर रहा है। ये मान लो कोई ब्लॉक है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक? अगर मैं खाली इस v वेलोसिटी मान लो t टाइम में यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, ठीक है, ब्लॉक v वेलोसिटी से चलता हुआ, अगर मैं खाली इसकी वेलोसिटी और अदर फिनोमेना की चर्चा करूं, इसके मेन कॉज की चर्चा ना करूं जिसकी वजह से इसमें मोशन हो रहा है, तो इस स्टडी को बोलेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स। याद रखने का तरीका, K से कोई, M से नहीं, M से मेरा, कोई नहीं मेरा, यानी जो मोशन का कॉज है यानी फोर्स, हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे जिसकी वजह से बॉडी में मोशन जनरेट हुई। हम लोग केवल बॉडी की मोशन की चर्चा करेंगे। मान लो कोई भी पार्टिकल भाग रहा है v वेलोसिटी से, तो हम लोग v वेलोसिटी से होने वाले उसके इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं न्यूटन की तीनों इक्वेशंस, v u + at, v ut + half at square and v square u square + 2ax, इन तीनों इक्वेशंस के बारे में अगर मैं ब्रीफली चर्चा करूं तो ये तीनों इक्वेशंस काइनेमेटिक्स के अंदर आती हैं। इसके अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर आती है तीनों इक्वेशंस, ये तीनों इक्वेशंस आती हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। एंड काइनेटिक्स इज उन्हीं इक्वेशंस का यूज करेंगे पर उनके कॉज, उनकी मोशन पे जो कॉज लग रहा है जिसकी वजह से उन बॉडी में मोशन जनरेट हो रही है, उनकी भी चर्चा अगर हम साथ में करें तो उसके लिए हम लोग काइनेटिक्स का यूज करेंगे, जिसके लिए ब्रीफली फॉर्मूला दिया गया है F = ma। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी में मोशन आया। अब बात करेंगे हम लोग मैकेनिक्स इन रिजिड बॉडीज। बच्चों नेक्स्ट सेमेस्टर में या आगे आने वाले टाइम में कभी आपके पास सब्जेक्ट आएगा फॉर्म, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या आएगा मटेरियल मैकेनिक्स, या आएगा सॉलिड मैकेनिक्स के नाम से, या आएगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से। फॉर्म बाय मोस ये एक ही सब्जेक्ट है, इसमें बॉडी के बारे में चर्चा की है, मैकेनिक्स इन रिजिड बॉडीज, ठीक है, दृढ़ पदार्थों की बीच में लगने वाली मैकेनिक्स, यांत्रिकी की चर्चा करेंगे। और मैकेनिक्स इन फ्लूइड, आपको सभी को पता है फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। इसमें प्रेशर आता है, बर्नौलीज थ्योरम आती है, सरफेस टेंशन वगैरह, और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड आता है, और क्या नाम है, फ्लो, स्टडी फ्लो, डायनेमिक्स वगैरह फ्लो, बहुत सारे फ्लो आते हैं, विस्कस फ्लो वगैरह, ठीक है। तो उसकी चर्चा मैकेनिक्स इन फ्लूइड में की जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये ब्रीफली क्लासिफिकेशन हो गया किसी भी मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स के बेसिकली ये दो पार्ट है, जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं रिजिड बॉडीज के बारे में। रिजिड बॉडीज, रिजिड पदार्थों को हिंदी में क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? दृढ़ पिंड। क्या होती है रिजिड बॉडी? इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होती है। एक ऐसी बॉडी जिसका डिफॉर्मेशन पॉसिबल ना हो, जिसका विरूपण संभव ना हो, जिसकी शेप में चेंज ना आ सके, ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग? रिजिड बॉडी बोलेंगे। मतलब लेट अस कंसीडर ए बॉडी, मेरे पास ये एक बॉडी है, थोड़ी सी अजीब सी शेप हो गई, थोड़ा सा और अच्छी सी शेप बना लेता हूं, ज्यादा सुंदर लगेगी। ये एक बॉडी है और ये बॉडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं से मिलकर बनी हुई होगी। तो मैं कंसीडर करने जा रहा हूं कोई दो मॉलिक्यूल्स को, ये मॉलिक्यूल A है एंड ये मॉलिक्यूल B है, और इनके बीच में लेंथ x है, डिस्टेंस इनके बीच की x है। और अगर मैं कहूं कि इन बॉडीज पे एक फोर्स में ऐसे लगा दूं F एक्सटर्नल और एक फोर्स में ऐसे लगा दूं F एक्सटर्नल, तो क्या होगा? इन बॉडीज में इनकी शेप में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं तो फर्स्ट पार्ट की बॉडी का, अब मैंने इस फोर्स को रिमूव कर दिया, मतलब मैंने इस फोर्स को रिमूव कर दिया, उसके बाद भी मैं क्या देखता हूं कि इस बॉडी की जो लेंथ है वो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लेंथ है वो फिर भी x ही रहेगी। यानी फोर्स लगाने से इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडीज।
और अगर इनकी फोर्स हटाने के बाद इनकी लेंथ में चेंज आ गया परमानेंटली, ये फोर्स लगते हुए भी इनकी लेंथ में चेंज आ गया, तो ऐसी बॉडी को बोलेंगे हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी। तो इन चीजों को क्या बोलेंगे, where there is no deformation, there is no deformation in bodies, such a kind of bodies is called rigid body, such a kind of body is called rigid body। बच्चों हिंदी में थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश में पढ़ने की आदत डाल लें, क्योंकि आने वाले टाइम में सब कुछ इंग्लिश में होना हो रहा है, ठीक है। और हिंदी में भी अगर कोई प्रॉब्लम रही तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम हिंदी में आपको प्रॉब्लम मतलब जो भी वर्ड आपको समझ रहे हैं उसको हिंदी मीनिंग में लोग साथ में बता देंगे, ठीक है। आई थिंक मेरी नजरों से आपको इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए कि आप बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ सकें।